Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो केस था MA4B2। इसमें हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा और ये दोनों को दोनों क्या हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर क्या नोट किया कि in a square planar complex optical isomer is not possible. Optical isomer is not possible, but in octahedral complex optical isomer is possible. Optical isomer is possible. जैसे हम अगला केस की बात कर रहे हैं MA4BC, ये स्मॉल वाले सारे के सारे क्या शो करते हैं, दे ऑल शो मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इनमें पूछे हम सिस या ट्रांस है कि नहीं तो क्या होगा, ये मेरा मेटल है, इस बार हम चारों के चारों ए को यहाँ लगा दिए और हमने BC को यहाँ लगा दिया। अगला हम बात करते हैं, इस बार हम सब के सब ए को आपस में सिस में लगा दिया और हमने BC को यहाँ लगा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा दो फॉर्म बन गया, यानी जो हमारा GI होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और दोनों के दोनों में हमारा POS है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए इसमें हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम केस करने, वो आपका रहेगा MA3B3। अगर हम बात करते हैं MA3B3 का, इसमें क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आइदर या बोर्ड या JEE या मेडिकल के लिए। अगर इसका हम ड्रॉ करें तो एक बार हम सारे ए को सिस पर और सारे बी को हम रखेंगे सिस पर। अगर अगला बार हम इसको ड्रॉ करें तो इस बार हम ए को यहाँ और बी को इधर। अब इनका नाम पूछता है बेटा, ये आपको बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है जो याद रखना पड़ेगा। देखो आप देख रहे हो ना कि ये पूरा ए इस तरह से है और ये बी आपका इस तरह से है, मतलब क्या देख रहे हो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये आपको एक तरह से फेस लग रहा है, तो इसका नाम हो जाता है फेशियल, या इसको हम क्या बोलते हैं, फैक। आता है सर JEE मेडिकल और बोर्ड में, याद रखिएगा। और यहाँ अगर हम बी देखें तो बी का हमारा कुछ इस तरह से फेस लगता है,
मतलब ये बीच में है तो ये हो गया मेरिडोनियल, ये हो गया आपका मेरिडोनियल, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं मर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला हम बात करते हैं Ma3B2C टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड। क्या आपको ये शो करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये हमारा M हुआ, ये 4 कंपाउंड ऐसे और ये ऐसे, तो इस बार क्या होगा हमारा MAAA इधर होगा और हमने BB को यहाँ रख दिया। अगला अगर हम बात करें तो हमने AA को यहाँ रखा, BB को यहाँ रखा और C को यहाँ। ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो GI है वो तो होगा, और कितने GI होंगे? 2 GI होगा। लेकिन नहीं, एक और केस बन रहा है, ज़रा गौर से देखो। अगर हम A को यहाँ रख दें और इस बार हम BB को ट्रांसफ़र रख दें तो हमारा GI 2 + 1 बराबर 3, हमारा 3 GI बन रहा है। कितना GI बन रहा है? 3 GI बन रहा है हमारा। अगला केस Ma3BCD। इसमें कितना GI होगा, क्या पॉसिबिलिटी हमें वो देखना है। अगर इनमें हम बात करें तो एक तो पॉसिबिलिटी हमारा ये हो जाएगा कि हम AA को यहाँ रखें और ये हो जाएगा हमारा BCD। अगर हम दूसरा पॉसिबिलिटी रखें तो ये हो जाएगा, अगर हम AA को C और ट्रांसफ़र रखें, B और C D। अगर हम तीसरा पॉसिबिलिटी लें तो हम AA को यहाँ रख दें, BD BC को यहाँ रख दो, यहाँ D। अगर हम एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगा, हमने AA को यहाँ रखा, BCD को हमने यहाँ, मतलब जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर हैं वो हैं 4, और जो हमारा पहला वाला कंपाउंड है यही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, यही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसके लिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट मेरा कंपाउंड है A2B2C2। इसमें GI कितना होगा? अब आप इस तरह से बार बार देख सकते हो कि इस केस में जो हमारा GI आएगा वो 5 रहेगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेगा वो 2 रहेगा। अगला इसका जो केस आता है MA2B2CD। इसमें आप क्या देखोगे, जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो 6 आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो 4 आएगा। आप सब बना बना के, जिस तरह हम क्वेश्चंस कराए हैं उस तरह आप सारे को सारे बना बना कर देखोगे। अगला हम बात करें तो MA2BCDE। अगर इसमें बात करोगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 9 आएगा,
एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स 12 आएगा। अब ये सब आपको याद ही रखना है, क्योंकि इतना तो आप बार बार बनाकर नहीं देख सकते हो। लास्ट में हम सबको अलग कर दिए, ए बी सी डी ई एफ। इसमें जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो हमारा 15 आता है, और जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स है ये भी हमारा 15 आता है। तो ये हमारा वेरियस केसेस था जब हमने लिगेंड्स को लिया था मोनो। अब मैं लूँगा इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे मान लीजिए अगर हमने M किया, ये लिखा AA4, तो इस कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता है। सब डायग्राम बनाकर देखना है, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप करना है। दूसरा, अगर हमने M लिखकर अगर हमने ये कर दिया AA, ये A3B N प्लस माइनस, इसमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा 2 इन नंबर, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करेगा 2 इन नंबर। अगला हम केस बता रहे हैं कि अगर मेरे पास दिया हुआ है M AA A2 B2 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका आप जब डायग्राम बनाकर पूरा चेक करोगे तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपका 2 आएगा। इसका जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर आपने ले लिया M बाइडेंटेड सिमेट्री लिगेंड्स और आपने ले लिया ABCD, अगर आप ये वाला केस बनाकर चेक करोगे तो इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपका 12 आएगा। नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे M A2 और A2, इसमें आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है। एकदम बना कर देखोगे, कोई डाउट हो व्हाट्सअप करने का। अगला हमारा पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स का ये हो जाए, MAA का होल 2 AB, इस केस में जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो 2 होगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो 2 होगा। नेक्स्ट MAA का होल 3, इस केस में क्या हो जाएगा कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है। और लास्ट में आपका बन जाएगा MAB का होल 3, इसमें दोनों फॉर्म है सिस एंड ट्रांस, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ये क्या है? ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये हमारा जो रूल्स था दैट वाज रिगार्डिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एकदम आप इसको गौर से देखोगे, समझ के देखोगे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने, दूसरा आइसोमर्स जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे कनेक्टिविटी डिफरेंट से होते हैं। ये सबसे पहला बात कर लो आयोनाइजेशन आइसोमर। द फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकेंड वन इज योर हाइड्रेट आइसोमर, थर्ड वन इज योर लिंकेज आइसोमर, fourth one is your ligand isomer,
Fifth one is your polymerization isomer. Sixth one is your coordination. Sixth one is your coordination isomers. ये हमारे पास 6 आइसोमर्स हैं जो किसके अंदर आते हैं? दे ऑल कम अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. The first one, what is ionization isomers? इसका मतलब क्या होता है? Compounds having same molecular formula but give different ions in aqueous solution. This is only known as ionization isomerism. क्या इसको बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. अगर हम बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा? This isomer arises due to different behavior of H2O molecule. Different behavior of H2O molecules. H2O molecule present inside the coordination sphere will act as ligand while H2O molecule present outside the coordination sphere will act as water of hydration. Or water of crystallization. तो किसी कंपाउंड में जितना अलग अलग नंबर का वाटर शो हो, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमर. लिंकेज मीन्स वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ जो लिंकेज हो, और ये कब पॉसिबल है? जब आपके किसी भी फॉर्मूला में एम्बिडेंट लिगैंड हो. क्या हो?
जब आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड है। आया समझ में? जैसे लिंगे समझ में क्या होगा कि इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल, it is theoretically possible in any coordination compound having ambident ligand which arises due to linking of different donor atom, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम? एम्बिडेंट लिगेंड। different donor atom from same ligand, इसी को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज लिगैंड आइसोमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लिगैंड आइसोमर्स? लिगैंड आइसोमर्स क्या होता है? तो क्या लिखोगे आप कि it arises due to ionization of ligand, ligand क्या है? It arises due to not ionization, due to isomerism of ligand, मतलब सेम कंपाउंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे मान लो अगर हमने एक कंपाउंड को ये ले लिया, देखो ध्यान से, तो एक NH3 हमने लगा दिया ऑर्थो पर, एक CH3 यहाँ लेकर एक आपने मेटा पर लगा दिया, एक आप CH3 यहाँ लेकर एक आप पैरा पर लगा दिया। तो वेरियस जो लिंकिंग्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म? इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात की ये है ट्रू आइसोमर्स, बिकॉज they have different molecular formula but same empirical formula, because they have different molecular formula but same empirical formula. और लास्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
इसमें क्या होगा कि इट इज शोन only by the compound, it is shown only by the compound having complex cation and complex anion, having complex cation and complex anion, but it arises due to change of ligand in cationic and anionic part. ये इनके लिगेंड के चेंजेस से होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोमर, जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इमेजिन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने वो होता है कलर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कलर क्या होता है, कैसे? अब देखिए, जो डी ब्लॉक में जो कलर्ड होते हैं ना, ये दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, एक होता है कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। डी ट्रांजिशन में कलर वही शो करता है जिसके डी में चाहे D1 इलेक्ट्रॉन हो या D2 हो या D3 हो या D4 हो या D5 हो या D6 हो या D7 हो या D8 हो या D9 हो। यही सब शो करता है कलर। D0 और D10 ये आपको कलर नहीं दिखाता है, दे आर कलरलेस, क्योंकि D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और D10 में पूरा पैक है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है TiH2O का होल 6 + 3 एक कलर है कि कलरलेस है? पहले क्या करोगे आप? टाइटेनियम का चार्ज निकालो और देखो किस डी में लाई करता है। तो X वाटर न्यूट्रल 0 बराबर +3, मतलब जो टाइटेनियम है वो है +3 फॉर्म में। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, कितना? 22। ये क्या हो जाता है? आर्गॉन 3D2 4S2। हमें निकालना है टाइटेनियम +3, 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, ये क्या बच गया? आर्गॉन 3D1। 3D1 हमने क्या बोला, जो D1 है वो कलर शो करेगा। ये 3D1 है, तो जो मेरा ऊपर कॉम्प्लेक्स दिया है ये कॉम्प्लेक्स का कलर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक तो एक्सेप्शन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, क्या आता है देखो, कहता है NiCN का होल 4 - 2। ये आपको बताना है ये कलर है कि कलरलेस है। क्या बताना है? ये कलर है कि कलरलेस है। क्या करोगे इसमें आप बताओ?
निकल का चार्ज निकालो, क्या होगा, x -4 बराबर -2, x बराबर +2। जो निकल है ये हमारा हो गया +2 फॉर्म, यानी निकल होता है 28, ये आपका बन जाएगा आर्गॉन 3d8 4s2। और जब यहाँ निकल हो जाएगा +2 फॉर्म में तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d8, क्योंकि ये वाला हट जाएगा। 3d8 d8 आ गया। अभी आपसे हम बोले कि जो 8 वाला है ये क्या होता है, कलर होता है, लेकिन ये एक तो एक्सेप्शन है, ये होता है कलरलेस। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे कैसे हो गया कलरलेस, क्या रीज़न है, बिकॉज it absorb energy in ultraviolet region, because it absorb energy in ultraviolet region। तो अल्ट्रावायलेट रीजन, और हम कहाँ लाई करते हैं, विजिबल रीजन में, इसीलिए ये कलरलेस दिखता है मेरे को। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब जो दूसरा जो हम बात किए थे चार्ज ट्रांसफ़र, तो हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑन कलर क्या होता है, ये हो जाता है चार्ज ट्रांसफ़र। ये हो जाता है आपका चार्ज ट्रांसफ़र। ये क्या हो जाएगा, ये चुपचाप आपका हो जाएगा चार्ज ट्रांसफ़र। अब ये कैसे होता है, इसमें 4 कंपाउंड है जो आपको याद होना चाहिए। पहला है MnO4-, दूसरा है Cr2O7-2, तीसरा है CrO4-2, लास्ट CrO2Cl2। MnO4- का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, जिसमें आपका Mn+7 और D0 में है, स्टील कलर है। क्या रीज़न है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। कैसे हम बताएंगे, Cr2O7-2 ऑरेंज होता है, इसमें क्रोमियम +6 में और D0 है। ये वाला येलो होता है, और ये भी कुछ ना कुछ कलर शो करता है। क्या रीज़न है, रीज़न इज चार्ज ट्रांसफ़र। कैसे होता है ज़रा समझना गौर से। MnO4- में Mn+7 में है और O मेरा -2 में है। बाहर से जब लाइट गिरता है ऑक्सीजन पर तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है, तो ये जो Mn+7 से ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+6 और O- से ये कन्वर्ट हो जाता है O-1। फिर फटाक से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के वापस बना लेगा Mn+7 O-2। तो अब क्या देख रहे हो, क्या इधर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, यही चार्ज का ट्रांसफ़र है जिसके कारण जो हम लिए हैं MnO4-, ये हो जाता है पर्पल कलर में हमको दिखता है। हमें किस फॉर्म में दिखता है, ये हमें दिखता है पर्पल फॉर्म में। ठीक, चलो अगला हम बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। पढ़ते आ रहे हो, 2 तरह का हमें बिहेवियर की बात करना है। पहला है पैरामैग्नेटिक और दूसरा हमारा है डायामैग्नेटिक। पैरा का मतलब क्या है,
जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। डाया मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जीरो है। इसमें हमें पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट। दे आस्क रिगार्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट, और ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, द फर्स्ट वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट and the second one is orbital magnetic moment. Second one is orbital magnetic moment. जो स्पिन होता है इसको क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। लेकिन मैक्सिमम आपसे 99% यही वाला आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या आता है, स्पिन मैग्नेटिक